गुड इवनिंग क्लास। मैं दुर्गेश कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं दुर्गेश सिंह क्लासेस में। पिछले क्लासेस में हम आप ब्रैवे चालक पढ़ चुके हैं और आज हम आप पढ़ेंगे एकक कोष्ठिका संबंधित गणनाएं। एकक कोष्ठिका संबंधित गणनाएं। एकक कोष्ठिका में किसी प्रकार की एकक कोष्ठिका में कितने अवयवी कण होंगे, एकक कोष्ठिका की भुजा यानी कि विमा और अवयवी कण की त्रिज्या में संबंध और एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। पिछले वीडियो में हम आप ब्रैवे चालक पढ़ चुके हैं। आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और जो आपका चैप्टर चल रहा है आप इसके नोट्स कंप्लीट करते जाइए। चलिए देखते हैं एकक कोष्ठिका संबंधित गणनाएं, जिसमें हम आप सबसे पहले देखेंगे एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या। एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्याएं। एकक कोष्ठिका में जस्ट मिनट भाई, ऊपर हो गया है। एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्याएं। हमारे सिलेबस में 3 प्रकार की एकक कोष्ठिकाओं की स्टडी करनी है, जिसमें हमें पढ़ना है आद्य घनीय एकक कोष्ठिका, दूसरा पढ़ना है काय केंद्रित एकक कोष्ठिका और तीसरा हमको आपको स्टडी करना है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो सबसे पहले हम आप देख लेते हैं आद्य घनीय एकक कोष्ठिका में। कोई भी आद्य घनीय एकक कोष्ठिका होगी तो इसकी डिफिनीशन में ही हम आप देख चुके हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या कहती है कि वह घनीय एकक कोष्ठिकाएं जिनके कोनों पर, केवल कोनों पर अवयवी कण पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आद्य घनीय एकक कोष्ठिका। ऐसी एकक कोष्ठिकाएं जिनके कोनों पर अवयवी कण पाए जाते हैं उन्हें आद्य घनीय एकक कोष्ठिका कहा जाता है। जैसे ये हमारी एक यूनिट सेल हो गई एकक कोष्ठिका। अब इसके जितने भी कोने दिखाई दे रहे हैं, जैसे एक कोना ये हो गया, यहां पे अवयवी कण हो गए, ऐसा समझ लीजिए। यहां कोना है, यहां पर एक अवयवी कण हो गया। इसी तरीके से 8 कोनों पर एक एक अवयवी कण हमारे आ जाते हैं। तो इस तरीके की एकक कोष्ठिका को हम क्या कह देते हैं, सरल घनीय एकक कोष्ठिका। अब आप देखिए कि अगर एक एकक कोष्ठिका में हमको कोने तो 8 दिख रहे हैं, लेकिन क्या ये हमारा एक कण पूरा का पूरा एक उसमें है? ये जो कोने पर हमारा कण लगा हुआ है, ये कोने का कण पूरी तरीके से क्या इसी एक कोष्ठिका में है या अन्य एकक कोष्ठिकाओं में बटा हुआ है? तो इसको आप ध्यान से दूसरे स्ट्रक्चर में समझिए।
फिगर थोड़ा सा बड़ा होगा अगर अच्छे से समझना है तो। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगभग 8 एकक कोष्ठिकाएं दिखाई देंगी। कितनी एकक कोष्ठिकाएं? 8 एकक कोष्ठिका आपको दिखाई देंगी। तो 8 एकक कोष्ठिकाओं में देखते हैं कि कौन सा हमारा अवयवी कण है जो सब में पहुंचता है। ऐसा कोई ना कोई एक अवयवी कण हमारा हो सकता है इसमें जो कि सभी की सभी एकक कोष्ठिकाओं में पहुंचेगा। देखिए ये जितने भी हमारे कोने हैं, हर कोनों पर क्या है? एक एक अवयवी कण हमारा विद्यमान है। सभी कोनों पे, हर एकक कोष्ठिका के कोने पर एक एक अवयवी कण उपस्थित है। देखना, अगर हम ये माने कि भैया एक एकक कोष्ठिका में 8 कोने होते हैं और 8 कोनों पे एक एक अवयवी कण होता है, तो यहां पे मैंने 8 एकक कोष्ठिकाएं बनाई हैं। ध्यान से देखिए, तो ये पहली एकक कोष्ठिका, दूसरी एकक कोष्ठिका, तीसरी और चौथी, 4 तो हमारी आधे हिस्से में हो गई और 4 हमारी इस आधे हिस्से में हो गई। तो इस तरीके से टोटल 8 एकक कोष्ठिकाएं। तो जब 8 एकक कोष्ठिकाएं हैं तो 8 के 8 जोड़ेंगे तो 8 × 64, 8 8 64, तो 64 कण होने चाहिए। लेकिन आप देखिए 9 और 9 और 9, तो 9 दिया 27 हो रहा है केवल, जिनमें से अब ये देखिए केवल एक ही कण हमें ऐसा दिखेगा जो सभी की सभी एकक कोष्ठिकाओं में है। ये जो बिल्कुल सेंटर में हमारा बना हुआ है, ये वाला कण हमारा 8 एकक कोष्ठिका में बटा हुआ है। इसका देखिए कुछ भाग इस वाले में है, कुछ इसके पीछे वाले में है, कुछ इधर वाले में है, कुछ इधर, कुछ ऊपर वाले में, कुछ, यानी कि सभी की सभी एकक कोष्ठिकाओं में ये वाला अवयवी कण हमारा बिल्कुल सेंटर वाला जो है, ये सभी एकक कोष्ठिकाओं में इक्वली बटा हुआ है। जब ये सभी की सभी एकक कोष्ठिकाओं में बटा हुआ है, यानी एक कण 8 एकक कोष्ठिकाओं में बटा हुआ है। तो अब इसमें हमें निकालना क्या है? कुल एक एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या। तो एक एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या निकालने के लिए हम आप क्या करते हैं भाई? अवयवी कणों की संख्या बराबर अवयवी कणों की संख्या बराबर, देखिए सूत्र हमारा क्या हो जाएगा? अवयवी कणों की संख्या बराबर हो जाएगा कोनों की संख्या, कोष्ठिका में कोनों की संख्या गुणे कोने के कणों की
कोने के कणों की एकक कोष्ठिका में सहभागिता, एकक कोष्ठिका में सहभागिता, ये फार्मूला है हमारा। क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि अवयवी कण केवल और केवल कहां पाए जाते हैं, केवल और केवल जो है अवयवी कण हमारे कोनों पर पाए जाते हैं। तो इस स्थिति में देखिए हमारी एकक कोष्ठिका में, एक एकक कोष्ठिका में कोनों की संख्या कुल कितनी होगी। जैसे आप अपने घर के एक कमरे की दीवार देख लीजिए, एक कमरा देख लीजिए, तो कमरे में अगर आप टोटल कोनों को काउंट करेंगे तो टोटल कोनों की संख्या आपको 6 तलों के बीच में 8 मिलेगी। कितनी मिल जाएगी? 8 कोने आपको मिलेंगे। तो 8 कोनों के, तो कोनों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। और हर कोने पे एक एक अवयवी कण लगा हुआ है। और उस कण की देखिए, जिस प्रकार से ये हमारा बीच वाला कण 8 कोशिकाओं में बराबर बटा हुआ है, 8 एकक कोशिकाओं में इक्वली सेपरेट किया गया है, उसी तरीके से चाहे जिस एक कोशिका का कण होगा वो हमारा 8 एकक कोशिकाओं में इक्वली बटेगा। यानी एक एकक कोशिका में उसकी सहभागिता कितनी होगी? 1/8 होगी। तो ऐसी स्थिति में इसमें अवयवी कण की संख्या हमको क्या मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी। देखिए 8 से 8 को डिवाइड कर देंगे, बचा क्या है हमारा? 1 × 1, तो हमको क्या मिल जाएगा? अवयवी कणों की संख्या 1 होती है। आद्य घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या 1 आ जाएगी। क्लियर है? अगर ये आपकी समझ में आ गया है तो आगे चले, अगला पॉइंट हम आप देख लेते हैं। देखिए अब इससे रिलेटेड जितनी भी गणनाएं हैं उन सबको हम क्या करते हैं, इसी समय क्लियर करते चलते हैं। पहला हमने देख लिया क्या? अवयवी कणों की संख्या। और दूसरा इसी में हम आप देख लेते हैं कि इसमें अवयवी कण की त्रिज्या और एकक कोशिका की विमा में क्या संबंध होता है। आद्य घनीय एकक कोशिका के लिए क्या देख लेते हैं? अवयवी कणों की संख्या हमने आपने देख ली। क्या देख लिया इसमें? सबसे पहले अवयवी कणों की संख्या। अब देख लेते हैं दूसरा पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या था? अवयवी कणों की संख्या। सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा भाई? सेकंड पॉइंट में हम आप देखेंगे कि किसी भी एकक कोशिका की विमा, जो हमारी विमाएं हैं, और घनीय एकक कोशिका है जिसकी सभी विमाएं हमारी इक्वल होंगी, तो एकक कोशिका की विमा 1 तथा जो है अवयवी कण की त्रिज्या r में क्या संबंध होता है, इसको हम आप देख लेते हैं। तो क्या लिख देंगे? एकक कोशिका की विमा, एकक कोशिका की विमा व अवयवी कण की त्रिज्या, विमा ए, विमा को हम आप यहां किससे डिनोट करेंगे? ए से डिनोट करेंगे, विमा ए, व त्रिज्या r में संबंध देखते हैं। देखिए ये हमारी एकक कोशिका हो गई। अब एक ही हिस्सा बनाएंगे तब भी हमें जो है इसकी कैलकुलेशन हम आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कुछ एकक कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनका कैलकुलेशन हम आप नहीं कर सकते। तो यहां जैसे बना लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा एक अवयवी कण हो गया और ये जो है दूसरा हो गया। ऐसे भाई एकदम पास पास अवयवी कण उपस्थित होते हैं, तो ऐसे एक दूसरे को टच करेंगे इस तरीके से, इनके बीच का गैप जो होगा बहुत ही कम होगा। तो यहां पे देखिए ये जो हमारी एकक कोशिका की विमा जा रही है, इस विमा को हम क्या कह देंगे कि इसकी लंबाई क्या है? a है। यहां से यहां तक की जो लंबाई है, लेंथ है, उसको हम क्या मान ले रहे हैं? इस लेंथ को a मान ले रहे हैं कि विमा a है। और यहां से यहां तक देखिए एक अवयवी कण की त्रिज्या जो हमारी है, यहां से यहां तक ये जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है? r है। तो एक विमा पे देखिए तो r इसकी होगी, तो r त्रिज्या इस कण की भी होगी। तो यहां पे हमको a r का रिलेशन देखिए, a किसके बराबर है? एक इस कण की त्रिज्या, एक इस कण की त्रिज्या। यानी अगर एक कण की बात करें तो एक कण के किसके बराबर है? डायामीटर के बराबर है, जो है किसके? डायामीटर अर्थात व्यास के बराबर है। तो हम इसको सिंपली कह सकते हैं कि चित्र से हमको क्या दिखाई दे रहा है? चित्र के अनुसार क्या मिल रहा है?
कि A इज इक्वल टू R होता है। A इक्वल्स क्या होता है, टू R हो जाता है। अब हम यहां से R बराबर निकालें, अगर हम R बराबर निकालेंगे, वैसे R बराबर हमको जरूरत है नहीं, तो आप इतना जान लीजिए A और R में यहां पे क्या रिलेशन है, A इक्वल्स टू R। आद्य घनीय एकक कोष्ठिका के लिए A और R में क्या संबंध है, A इक्वल्स टू R का संबंध है। क्लियर है? अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। नोट कर लीजिए अगर आपको कुछ नोट करना है तो। हो गया होगा? चलिए इसमें हम आप नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, आद्य घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। क्या? संकुलन क्षमता या समन्वय क्षमता। संकुलन क्षमता कहा जाता है कि किसी भी एकक कोष्ठिका में अगर कोई अवयवी कण है तो वो उस एकक कोष्ठिका का कितना आयतन, कितना वॉल्यूम वो ऑक्युपाई करेगा, उसी को हम क्या कह देते हैं, समन्वय संकुलन क्षमता। क्या कह देंगे? संकुलन क्षमता कह देंगे। चलिए देख लेते हैं कि किसी एकक कोष्ठिका के लिए समन्वय संख्या, इस एकक कोष्ठिका के लिए, किसके, आद्य घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता क्या है? किसी एकक कोष्ठिका में उपस्थित अवयवी कणों द्वारा एकक कोष्ठिका का घेरा गया आयतन। किसी भी एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों, ये जो कण आपको दिखाई दे रहे हैं, इन कणों द्वारा एकक कोष्ठिका का कितना प्रतिशत भाग घेरा जा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी संकुलन क्षमता कह देते हैं। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे? संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता क्या हो जाती है भाई? संकुलन क्षमता। डिफिनेशन नोट कीजिए आप इसकी। किसी एकक कोष्ठिका में उपस्थित अवयवी कणों द्वारा घेरा गया कुल आयतन किसी एकक कोष्ठिका में उपस्थित कणों द्वारा एकक कोष्ठिका का घेरा गया कुल आयतन उस एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता कहलाता है। उस एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता कहलाता है। तो क्या हो गया भाई? तो अवयवी कणों की संख्या, अब मान लीजिए एक ही अवयवी कण है तो वो कम आयतन घेरेगा, ज्यादा होंगे तो ज्यादा आयतन घेरेगा। तो संकुलन क्षमता बराबर हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है अवयवी कणों की संख्या एकक कोष्ठिका में। जस्ट वेट भाई, थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं, फार्मूला थोड़ा सा लंबा है। क्या हो जाएगा? संकुलन क्षमता बराबर संकुलन क्षमता बराबर एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या गुणे एक अवयवी कण का आयतन, एक अवयवी कण का आयतन बटे एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन
और गुणे में यहाँ क्या कर देंगे 100। क्योंकि हम आप इसको किस में निकालते हैं भाई, परसेंटेज में ज्ञात करते हैं, इसकी प्रतिशत मात्रा हम आप ज्ञात करते हैं, इसीलिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए आद्य घनीय की संकुलन क्षमता हम आप निकालेंगे, किसके लिए, आद्य घनीय की संकुलन क्षमता। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे अगर हमारी विमा क्या है, ए है, तो आयतन क्या हो जाएगा, पहले एकक कोष्ठिका का, तो एकक कोष्ठिका का आयतन हमारा हो जाएगा, घनीय है तो घनीय एकक कोष्ठिका, घनीय एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका का आयतन। देखिए किसी भी घन का आयतन उसकी भुजाओं के समस्त भुजाओं का गुणनफल होता है। समस्त मतलब तीनों अक्षों पे जो भुजाएं होती हैं उन भुजाओं के लंबाइयों का गुणनफल होता है। तो 3 विमा होगी हमारी, एक x अक्ष पे होगी, दूसरी y अक्ष पे होगी ऊपर की तरफ, और तीसरी सामने की तरफ आपकी होगी z अक्ष पर। तो इस तरीके से जो तीनों अक्ष हमको मिलेंगे, जैसे समझिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये जो हमको तीनों अक्ष, एक मिनट, ये इस तरीके से हमको तीनों अक्ष दिखाई देंगे। देखिए हमने 3 मार्कर अपने हाथ में यूज किए हैं और 3 अक्ष हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे ये जो तीनों अक्ष हमको दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार से, इन तीनों अक्षों को हम क्या कर देंगे कि ये क्या है, एकक कोष्ठिका की विमाएं हैं। तो इन्हीं एकक कोष्ठिकाओं कि जो अब तीनों की तीनों भुजाएं हमारी घनीय एकक कोष्ठिका में क्या होंगी, बराबर होंगी। घन किसे कहते हैं, घन उसे कहते हैं भैया जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी के सभी कोण क्या होते हैं, 90 अंश के होते हैं, उसको हम घन कह देते हैं। तो घनीय एकक कोष्ठिका का आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, तीनों आयतन हो गया। लेकिन यहां पर हमारा तीनों जो है विमाओं का जो मान है, तीनों विमाएं हमारी इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे क्या माने हैं, ए माने हैं, विमा को ए माना है, तो ए इंटू ए, तो एकक कोशिका का आयतन हमारा क्या हो गया, एक क्यूब या ए की पावर 3, ए क्यूब हो गया। ठीक है, अब देखिए अवयवी कण की त्रिज्या, अवयवी कण का आयतन मान लेते हैं, माना अवयवी कण की त्रिज्या क्या है, माना अवयवी कण की त्रिज्या, कण की त्रिज्या बराबर r। अब देखिए अवयवी कण होगा तो हम आप जानते हैं कि हम किसी भी पदार्थ के कण को क्या मानते हैं, गोल आकार का मानते हैं। किसी पदार्थ के कण को क्या मानते हैं, हमेशा एकदम गोल मानते हैं, जैसे गेंद गोल होती है तो गोलाकार मान लेते हैं। तो हमको यहाँ पे अभी भी कण की त्रिज्या पता हो गई है, यानी कि हमको गेंद का क्या पता चल गया, एक गेंद है और उस गेंद की हमको त्रिज्या पता चल गई है, सेंटर पॉइंट से उसका जो बाहरी दीवार थी वहां तक की दूरी हमको पता चल गई है। तो जब ये दूरी हमको पता चल गई है तो हम गेंद का आयतन यानी कि गोले का आयतन निकाल रहे हैं। वास्तव में हम क्या निकाल रहे हैं, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन बराबर जो हमारा फार्मूला होता है, तो यहां पे हम लिखेंगे तो अवयवी कण की, तो अवयवी कण की, कण का आयतन क्या हो जाएगा भाई, बराबर गोले का आयतन, बराबर गोले का आयतन। इसको हम आप कह सकते हैं क्योंकि अवयवी कण को गोला मानते हैं, और बराबर में हो जाता है गोले का आयतन बराबर सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए हमको सब कुछ मिल गया है। यहां पे एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, चूंकि हम आप जानते हैं कि आद्य घनीय एकक कोष्ठिका में अभी अभी हमने आपने पढ़ लिया कि आद्य घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, अवयवी कणों की संख्या कितनी, 1 होती है। आद्य घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या 1 होती है। ठीक है, तो अब हम इस फार्मूले पे चलते हैं। तो हम आप निकालेंगे इसकी संकुलन क्षमता। फार्मूले आप नोट कर लीजिए जल्दी से, नीचे के कैलकुलेशंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे इसलिए बहुत मायने नहीं रखते हैं। थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास किया है कि आप समझ जाइए कि कहां से क्या आ रहा है। तो अवयवी कण की संख्या कितनी है, 1 गुणे, देखिए अवयवी कण का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 100। नीचे देखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एकक कोष्ठिका का आयतन। तो एकक कोष्ठिका का आयतन अभी क्या निकाले थे, a क्यूब,
सारी वैल्यू हमने रख दिया। अब 1 से बताइए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क पड़ेगा? 1 से किसी भी संख्या में हम आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जो वैल्यू हमारा होता है वही वैल्यू आ जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 इंटू नीचे क्या है ए क्यूब। अब देखिए चूंकि हमको आपको क्या पता है, अभी हम आप ए और आर में रिलेशन निकाले थे, तो ए बराबर हमने क्या निकाला था, ए बराबर हमने निकाला था 2r। यहां पे आद्य घनीय एकक कोष्ठिका में का संबंध क्या मिला है हमको ए और आर के बीच में, कि ए बराबर 2r होता है। तो अब हम ये वैल्यू r की जगह पे रख देते हैं, समीकरण में r का मान रख देते हैं, पाई का मान रख देते हैं। और पाई का मान क्या होता है भाई, पाई बराबर सबको पता है कि क्या हो जाता है, 22/7 हो जाता है। तो ये सारी वैल्यूज को हम क्या करें, यहां समीकरण में रख लेते हैं। तो सबसे पहले 4 है तो 4/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर क्यूब। आर की जगह पे वैल्यू नहीं रखना है, कहां रखना है हमको, ए की जगह पे वैल्यू रखना है। तो आर क्यूब को वैसे ही रहने देते हैं, आर क्यूब बाई देखिए 2r क्यूब, 2r क्यूब 2r है उसका हम क्यूब कर देंगे, a का क्यूब है तो 2r का क्यूब हो जाएगा। क्या कर देंगे यहाँ पे, 2r का क्यूब कर देंगे इनटू क्या बचा हुआ है 100। अब देखिए इसको लिखिए। अब हमें क्या करना है, इनका जो इनको सरल कर लेना है, इन्हें हमें क्या कर देना है भाई, सरल कर लेना है। चलिए गुणा भाग कर देते हैं थोड़ा सा। अब गुणा भाग करना तो आपको आता ही होगा, बट सिंपली देखिए क्या मिल जाएगा, 4/3 गुणे 22/7 गुणे आर क्यूब बटे देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 8। तो हम इसको लिख देंगे 8 आर क्यूब इंटू 100। आर क्यूब से हमारा आर क्यूब कैंसिल, बचा क्या है देखिए 4/3। अब 4/3 है तो 8 से इसको भी काट देते हैं, 4 × 9 4 और 4 × 2 8। 2 से जो है 100 को इसको काट देते हैं। चलिए ये कितना हो गया 11 हो गया, 22 को काट दिए। अब देखिए ऊपर क्या बचा है 11 × 100, 11 × 100 नीचे क्या हो गया 21। 11 × 100 हम आप करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 1100/21। अब डिवाइड कर दीजिए आप इसी को। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो देखिए क्या मिलता है, करके देखिए जल्दी से। तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी इसको डिवाइड करने पे हमको क्या मिल जाएगा 52.380, या इसी को हम नियर अबाउट में लिख देते हैं कितना परसेंट भाई, क्योंकि ये वैल्यू हमारी परसेंट में आ रही है तो इसी को हम लिख देते हैं 52.4%। तो आद्य घनीय एकक कोष्ठिका का हमारा जो है से रिलेटेड हमने सारी गणनाएं कर ली। सबसे पहले हमने आपने देखा कि आद्य घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या क्या होती है। उसके बाद हमने आपने देखा कि आद्य घनीय एकक कोष्ठिका के लिए उसकी एकक कोष्ठिका की विमा और अवयवी कण की त्रिज्या में संबंध क्या होता है। और उसके बाद हमने आपने उसकी जो है संकुलन क्षमता का परिकलन कर लिया। तो संकुलन क्षमता हमको इसकी कितनी मिल गई 52.4%। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आ रहा होगा, क्लास आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई किसी प्रकार की समस्या आती है, यदि मैं बहुत तेजी से चल रहा हूं, कुछ रफ्तार मेरी ज्यादा तेज है या बहुत कम बहुत स्लो चल रहा हूं, तब भी आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।